नई शिक्षा नीति को लॉन्च करते हुए देश के पीएम ने लाइव बोला था, आज भी गूगल करके आप सुन सकते हैं, कि हम चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो, कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, लोहार का बेटा लोहार बने, नाई बने। उस पूरे भाषण का सेंस यही था और उसका मोटिव यही है कि स्किल जिनके पास है उनको हम डेवलप करेंगे। तो उस तरह पकड़ने के स्किल नाई के पास है तो नाई का बेटा नाई बने, इसलिए गाली दी गई कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। एक बात बताइए, कर्पूरी को गरीबी के नाम पर गाली दी गई या उनकी जाति देखकर गाली दी गई? और जाति देखकर गाली देने वाले लोग किस धर्म के थे, कौन से लोग थे? कहीं उनका रिश्ता उनसे तो नहीं जुड़ रहा जो आज उन्हें भारत रत्न देने के बाद खुशियां मनाकर लेख लिख रहे? मैं जानना चाहता हूं बस। और पूरे आजाद भारत में आज तक ऐसी गालियां चुने हुए नेता को किसी को दी गई हो तो बताइए। यह अलग बात है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने किसी चुनावी भाषण में अपनी गालियों को गिनकर नहीं बताया कि मुझे 90 बार गालियां दी गई, तौल के भी बताया रोज 2.5 किलो गाली खाता हूं। कहीं नहीं बोला कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर ने उसकी प्रतिक्रिया में नारे लगाए कि कदम कदम पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, और सन सोपा ने बांधी गांठ बिछड़ा पावे 100 में 7। और वो सारे नारे कर्पूरी ठाकुर ने लगाए, पढ़ने के नारे लगाए, लड़ने के नारे लगाए। कर्पूरी ठाकुर कभी रोए नहीं कि हमारा अपमान हुआ। लेकिन हां, कर्पूरी ठाकुर होना बहुत मुश्किल से कोई पैदा होता है। सदियों में से विचारधारा जब तप कर निकलती है तो कोई व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर बनता है, कोई व्यक्ति लालू मुलायम बनता है, कोई व्यक्ति वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू करने वाला नायक बनता है। और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा गाली दी गई तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है से आगे बढ़कर राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, वो गाली सुनने वाले नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। बाकी बहुत सारी गालियां दी गई। तो इस इतिहास को कम से कम अब इस देश में एक बार शोध करके पढ़ा जाए। क्या किया था कर्पूरी ठाकुर ने? किसी की जगह जमीन हड़प ली थी? क्या अपना पैसा किसी और को लुटा दिया? कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनको पता चला कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। देखिए, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी आंदोलन जब जब मजबूत होगा तब तब धर्म खतरे में होगा। इस वाले वाक्य से मैं भट्टी साहब के सहमत हूं, लेकिन यह भी कह रहा हूं जब जब आंदोलन मजबूत होगा तब तब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने आएगा तो सबसे पहला काम अपनी जाति बताएगा। कोई राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो उसकी जाति बताई जाएगी, मंत्री की जात बताई जाएगी। और जब जाति जनगणना का सवाल आएगा तो कहा जाएगा जाति तो केवल गरीब और अमीर की होती है और तो कोई जाति नहीं होती। ये सबसे बड़ा विडंबना और विरोधाभास है। आज कम से कम कर्पूरी ठाकुर की अहमियत आपने समझ ली। तो कर्पूरी ठाकुर के विचार पर बात कब शुरू होगी? उस सामाजिक न्याय के विचार जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय दोनों को अलग बांट के रखा गया। और हम समाजवादी लोग साफ तौर पर कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बार इस देश में जातिगत गणना तो हो जाए। अगर कर्पूरी ठाकुर बिहार में इतनी क्रांतिकारी अलख न जगाए होते तो बिहार सरकार 1931 के बाद पहली सरकार न बनती जो आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना भी करा ले, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दे। और आज आजाद भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण कहीं लागू है तो बिहार में लागू है। इसके लिए हम पूरे बिहार सरकार को बधाई देते हैं और उसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने की। और जाति जनगणना से क्या लाभ हो गए तो बिहार ने आपको बता दिया। जाति जनगणना का अर्थ केवल जातियों को गिनना नहीं है। जातियों को गिनने के साथ यह भी पता चलेगा कि किनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि हर सर के ऊपर एक छत हो। जाति जनगणना से सबका लाभ है। 25% गरीब सवर्ण का भी लाभ होगा कि नहीं? और यह घर बनाने वाला पैसा उनको भी मिलेगा कि नहीं? यह है जाति जनगणना की सच्चाई। जाति जनगणना ये कहती है कि अगर किसी के पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं है तो 5 डेसिमल जमीन उसे देने का काम बिहार सरकार शुरू करने जा रही है। इसलिए रोज बिहार सरकार खबरों में है कि आज वहां सरकार गिर गई कि कल गिर गई। मीडिया वाले वहीं बैठे रहते हैं। भाई, लगता है आपके गठबंधन में भाटी साहब बैठे हुए हैं।
पार्टी में लगता है उत्तर प्रदेश में भी सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आप लोग टूट जाएंगे, अब बिखर जाएंगे, और वहां जाकर के रोज बिहार में यही होता है। कोई ये नहीं पूछता कि उनकी तरफ तो 38 लोग गठबंधन में, उधर सीट बंटवारा फाइनल हो गया क्या? लेकिन मीडिया को चूंकि एक एजेंडा दिया गया है कि बिहार ने जो क्रांतिकारी सामाजिक न्याय का काम किया उस पर चर्चा न हो, तो वो बार बार ध्यान भटकाने के लिए गलत तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। वरना इस देश में उस दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि जाति जनगणना तो पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय तीनों करता है। 63% आबादी पता चली पिछड़े वर्ग की, और उनमें आज भी इस देश के प्रधानमंत्री को यह बात कहनी चाहिए। रोहिणी कमीशन बना है और हम तो कहते हैं कि इस तरह का डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाए, लेटेस्ट डेटा हो, जाति जनगणना के बाद के आंकड़े हो, और जिस जिस जाति का हिस्सा जितना जितना बनता है उन सारी जातियों को इतना हिस्सा मिल जाए, इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर ने करके दिखाया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने 3% अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया था, फिर भी उन्हें गाली मिली, आरक्षण कहां से आई, और एक खजूर पर गाली बनी थी, उसे मैं यहां बोल भी नहीं सकता। खजूर के प्रतीक के साथ वो गाली बनी थी, और किसके लिए? कर्पूरी ठाकुर, चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए। तो इसलिए इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस बात से नहीं लिखा जाएगा कि 10 लाख का सूट, 2.5 लाख का चश्मा, 8,800 करोड़ का घर, गाड़ी और हवाई जहाज, इससे कोई महान नहीं बनता। घर जब मुख्यमंत्री रहने के बाद भी रुखसत किया तो अकाउंट में पैसे नहीं, पक्का मकान नहीं, फिर भी गाली खाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। उससे इतिहास बनता है, वो विचारधारा का इतिहास होता है। और इसलिए हम ज्यादा बातें न करके केवल एक ही बात पर फोकस करना चाहते हैं, और वो बात केवल इतनी है कि कर्पूरी ठाकुर को याद करना एक व्यक्ति को याद करना नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को याद करना उस समाजवादी आंदोलन को याद करना है जिस समाजवादी आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर जी खुद लड़ाई लड़ गए थे। अपने सोशलिस्ट पार्टी की एक बार सरकार नहीं बनी। एक किस्सा आपको छोटा सा सुना देता हूं, क्योंकि सरकार जब बनने गई तो एक अपर कास्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया गया। कर्पूरी ठाकुर ने मीटिंग में खड़ा होकर पूछा कि भैया, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये केवल नारे में रहेगा या आपके काम में भी दिखेगा? गलती मानी सोशलिस्ट लोगों ने, और उसके बाद एक बाकी जितने आबादी के लोग थे उनमें के बीच से एक व्यक्ति को आगे किया गया। उसी सोशलिस्ट पार्टी में इस बात के लिए विवाद होता था कि हमारे नारे हमारे काम से दिखने चाहिए। उन नारों में एक समय ऐसा नहीं था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और वो जो सब पूछ रहे हैं कि हमारी संख्या कितनी है, तो इस पर कहें कि जाति जनगणना नहीं होगी। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ाई इतनी महंगी कर दीजिए कि अब इंडिया न पढ़ेगा, न सवाल पूछेगा, न आगे बढ़ेगा। इसलिए अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। यानी तय हो गया कि अगले 5 साल भी इससे ऊपर तो नहीं उठ पाओगे कि 5 किलो अनाज भी अपने दम पर खरीद सको। घोषणा कुछ और हो रही है, टेलीविजन चैनल का कैमरा किसी और दिशा में आपको दिखा रहा है। आज हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब कल परसों से आपको क्या नहीं पता है इस देश में कितनी जगह पर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं? क्या इस देश को दूसरे दिशा के सांप्रदायिक दिशा में नहीं ले जाया जा रहा? जबकि देश का सवाल क्या होना चाहिए? शिक्षा और रोजगार का सवाल होना चाहिए, कलम और किताब का सवाल होना चाहिए, नौकरी का सवाल होना चाहिए, हिस्सेदारी का सवाल होना चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का सवाल होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें पता चला कि आपके पिता से किसी का झगड़ा हो गया और उनका अपमान हो गया। डीएम को पता चला कि भाई मुख्यमंत्री के पिता हैं, डीएम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। कर्पूरी ठाकुर जी को पता चला, उन्होंने डीएम से कहा कि उतना ही करना जितना किसी और के बाप के साथ करते, भूल जाना कि मुख्यमंत्री के बाप थे। ये है कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब। और एक नाम मैं ले रहा हूं, टिकैत डोम का, पटना में लाठी चार्ज हो गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और एक डोम जाति का एक व्यक्ति उस लाठी चार्ज में मारा गया।
कोई मुख्यमंत्री कोई अपने पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है, वो कुछ दूसरे डिप्लोमेटिक भाषा में बोलता है। कर्पूरी ठाकुर उस अधिकारी को सस्पेंड करते हैं और लाठी चार्ज में जो मारा गया उसके जहां अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पहुंचकर खुद मुखाग्नि देते हैं और ये कहते हैं कि इनकी गलती का मेरे ऊपर क्रेडिट जाना चाहिए और जो हर्जाना होगा वो मुख्यमंत्री का होगा। वो दौर अलग था कि ट्रेन पलट जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अब तो कुछ भी पलट जाए इस्तीफा लेना भूल जाइए। अब देश बदल चुका है, नए भारत में आपका स्वागत है। और इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं 6 दशक पहले के भारत और 6 दशक बाद के आज के भारत की एक छोटी सी तुलना पेश कर सकूं। वो लड़ाई जो बड़ी मुश्किल से लड़ी गई थी आज यहाँ पर कहीं और किसी दिशा में ढकेली जा रही। बहुत सारे हमारे दलित पिछड़े भी अपनी अपनी झोपड़ी का भाग खुलाने बैठे थे, यह भी सच्चाई है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके झोपड़ी के भाग कर्पूरी ठाकुर, फूले अंबेडकर, पेरियार से खुलेंगे, भारत के संविधान और मंडल कमीशन से खुलेंगे, क्योंकि जब ये नहीं था तो उनकी झोपड़ी में कोई उजाला नहीं था। ये संविधान ने उजाला दिया, कलम और किताब ने रोशनी पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं कि इस बात को अब एक विमर्श के रूप में पूरे देश में ले चला जाए। व्यक्तियों को भारत रत्न देने से उनका ओहदा या सम्मान नहीं बढ़ता, उनके विचारों का भारत बनाने से उनको सम्मान मिलेगा। जिस दिन कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनेगा उस दिन उनका सबसे बड़ा सम्मान होगा। यही बात कह के मैं एक बार फिर से समाजवादी छात्र सभा के जेएनयू इकाई के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।